हेलो एवरीवन, आई एम अमन कुमार। और देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टिंग बॉडी पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे लेते हैं। देखो टॉपिक की रही बात, टॉपिक आप लिख सकते हो कनेक्टिंग बॉडीज। कनेक्टिंग बॉडीज में नेट जो फोर्स था, जो टेंशन थी, उनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर रहे थे। उसी पर एक न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए आप न्यूमेरिकल में क्या गिवन है मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टार्टिंग में कोई आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस। इसको मैं यही देता हूँ, फ्रिक्शनलेस, ये कंडीशन है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तीन ब्लॉक्स दे रखे हैं। फर्स्ट का जो वेट है दैट इज 5 किलोग्राम, सेकंड जो उसका साइज में बड़ा है दैट इज 10 किलोग्राम, और जो आपका थर्ड ब्लॉक है 15 किलोग्राम का। तीनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या बोलता है कि एक फोर्स है जो 50 न्यूटन का है, वो तीनों ब्लॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की साइड क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। यहां तक क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे हमें फाइंड आउट ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है टेंशंस, जो टेंशंस उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। क्लियर यहां तक। मैं दोबारा से आपके न्यूमेरिकल में जो गिवन उसको बता देता हूं। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टली इस पर 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के तीन ब्लॉक्स रखे हैं। तीनों ब्लॉक्स कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग के थ्रू। इसके बाद एक 50 न्यूटन का जो फोर्स है इसको आगे की साइड पुल कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। यहां तक क्लियर है। जब अब आपको एक बात पहले से पता है, यहां पर तीन फोर्सेस हैं, हम नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैं पहले बता रहा हूं नेट फोर्स को। अगर मैं बात नेट फोर्स की करता हूं तो देखो ये जो 50 न्यूटन है, ये तीनों ब्लॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। अगर मैं बात टेंशन की डायरेक्शन की करता हूं, देखो फोर्स आगे की साइड खींच रहा है, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे। इसी तरह इस ब्लॉक को आगे की साइड खींचा जा रहा है, टेंशन अपोजिट में आ चुकी है। तो ये जो टेंशन है T1 एंड T2 मैंने इसलिए लिखा है, यहां पर स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है। ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, इसलिए मैंने दोनों टेंशंस को T1 और T2 के फॉर्म में दे दिया है। T1 और T1 दोनों आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये यहां से कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर मैं बात पूरे सिस्टम पे करता हूं तो पूरे सिस्टम पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, दैट इज द 50 न्यूटन। जो वर्क कर रहा है सिस्टम पे फोर्स वो 50 न्यूटन है। इसके अलावा जो और फोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। देखो इसके ऊपर अगर मैं बात इसकी करता हूं, वेट है, कनेक्टेड है दोनों। बॉक्स का सरफेस भी एक पर्टिकुलर, मैंने आपको कल भी बताया था, रिएक्शन का कांसेप्ट केवल तब आएगा जब आपका कोई भी दो सरफेस आपस में कनेक्शन में रहेंगे। फ्रीली अगर हैंग कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, वहां पर रिएक्शन नहीं लगेगी। सिर्फ वेट जरूर आएगा, ऊपर की साइड रिएक्शन नहीं लगेगी। इस बात को क्लियर रखना। यहां पर इस सरफेस के साथ कनेक्टेड है तो वेट डाउनवर्ड हो गया है, रिएक्शन अपवर्ड हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। इसी तरह इसका 10 किलोग्राम का वेट डाउनवर्ड हो गया है, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। अब देखो मैं अगर पूरे सिस्टम की वेट की बात करता हूं, सिस्टम की वेट की बात करता हूं अगर मैं, तो देखो सिस्टम की वेट की बात ऐसी है, कैपिटल M से मैंने शो कर दिया है M1 M2 M3। तीनों के मासेस को ले लेंगे। तीनों के मासेस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कर दो 5 + 10 + 15 कितने हो गए, 5 + 10 + 15 30 किलोग्राम टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ चुका है आपके पास यहां पर। ठीक है। अब अगर मैं बात नेट फोर्स की करता हूं, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का फार्मूला आपको पता है, m × a मास × एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 50। तो फोर्स की वैल्यू मैंने क्या नेट फोर्स की 50 रख दी है, मास कितना है 30, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है। a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 5/3। जैसे 50 के 30 डिवाइड हो जाएगा ना, 5/3 आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है आपका। किसका एक्सेलरेशन आ चुका है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब समझते हो ना, इन तीनों बॉक्सेस में से कोई भी इंडिविजुअल हम बॉक्स लेके उसके पे जो टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वहां से नेट फोर्स निकालेंगे। देखो कैसे, मान लो मैंने 10 किलोग्राम का ब्लॉक ले लिया है, इसको सेपरेट मैंने यहां लिख दिया। अगर आपका 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक था, आपको पता है इसका एक्सेलरेशन किस साइड था, पहले ही न्यूमेरिकल में गिवन है। अगर 50 न्यूटन फोर्स आगे की साइड लग रहा है तो तीनों ब्लॉक्स किधर मोशन में रहेंगे, आगे की साइड मोशन में रहेंगे। तो जो 10 किलोग्राम
जो आपका बॉक्स है या ब्लॉक है उसके ऊपर एक तो मैंने इधर अपोजिट डायरेक्शन में T1 टेंशन दिखा दी है, आगे की साइड T2 दिखा दी है, रिएक्शन और वेट आपको ऑलरेडी गिवन है R एंड mg। ये सारी चीजें आपके पहले दे रखी हैं, मैंने जस्ट एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अब आ जाओ T2 बड़ा कंपोनेंट है, कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है ये किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये अगर T2 की वैल्यू लार्ज है, T2 का अमाउंट जाता है तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू क्या? नेट फोर्स Na, मास कितना है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास पहले आ चुकी है 5/3, तो ये आपका क्या बन गया T2 माइनस T1, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 50/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 50/3। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कुछ भी नया नहीं किया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो अपना 10 किलोग्राम का ब्लॉक था उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे थे उन सभी फोर्सेस को जस्ट मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप इसको ले लो, 5 किलोग्राम के ब्लॉक को ले लो, मैंने ये ले लिया मैंने 5 kg को, R यहां शो नहीं थी, नीचे की साइड mg, रिएक्शन और वेट हो चुका है R एंड mg। 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो किस साइड एक्सेलरेट हो रहा है? आगे की साइड हो रहा है, तो मैंने यहां पर सिर्फ पीछे की साइड कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पीछे की साइड कोई टेंशन नहीं है, मैंने यहां क्रॉस कर दिया है। आगे की साइड जस्ट आपका क्या है T2 टेंशन लिया मैंने, तो कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अप डाउन तो मोशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टली तो मोशन हो रहा है। अगर आपका हॉरिजॉन्टली मोशन हो रहा है तो देखिए आप T2 ही रहा नेट फोर्स, T2 नेट फोर्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। T2 अगर आपका नेट फोर्स है तो फोर्स क्या रहेगा m into a मास into एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या कर दिया T2 इज इक्वल टू मास into एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 5/3, वैल्यू पुट कर दी तो आपका T2 आ चुका है, कितना आ चुका है देखो 25/3 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ चुकी है, कुछ भी नहीं करना है हमें। न्यूमेरिकल में पहले एक बात डिस्कस की थी कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन आपका आ चुका है पहले ही, अब हमें क्या करना था जस्ट टेंशन निकालनी थी स्ट्रिंग के अंदर, कुछ भी नहीं करना है। T2 की वैल्यू जो आई है T2 की यार T2 की वैल्यू आती है टेंशन आ जाएगी यहाँ इस इक्वेशन से, क्लियर? यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ चुका है, टेंशन भी आ चुकी है, इसी के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे सोल्व करना है। कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। इतना ही आज के लिए, थैंक यू। कनेक्टिंग बॉडीज और नेट बैलेंसिंग फोर्स का बैलेंसिंग का टॉपिक है, ध्यान रखना। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे अपना लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, और लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूमेरिकल्स को ले रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे थे। आज भी अपना एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, उसको करते हैं सोल्व। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ है क्या। लीनियर मोमेंटम पे आपका न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल क्या बोलता है समझना बात। न्यूमेरिकल बोलता है कि ये कोई आपकी बॉल है, ये इस बॉल पे स्ट्राइक करती है किस मोमेंटम के साथ में 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम के साथ में। ये आपकी बॉल है, लिख देता हूं यहां पर, दिस इज योर बॉल, और ये जो आपकी बॉल है ये स्ट्राइक कर रही है किस पे, इस बॉल पे, इस दीवार पर स्ट्राइक कर रही है, और इसका जो मोमेंटम वो गिवन है दैट इज 5। याद रखिए। उसके बाद न्यूमेरिकल बोलता है कि यहां पर वो स्ट्राइक करने के बाद जस्ट रिफ्लेक्ट बैक होती है विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल, एंड एंगल आपका गिवन है दैट इज 45। तो बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा p है उसको फाइंड आउट करना है। दिखने में या मैंने आपको जो वैल्यूज को रीड किया बड़ा इजी है, बट थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को। क्या क्या गिवन है, आपका मोमेंटम गिवन है, फिर बोलता है कि मोमेंटम सेम रहता है कब, आफ्टर स्ट्राइक, जब आपकी बॉल इस दीवार के साथ स्ट्राइक करती है उसके बाद भी मोमेंटम सेम रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम रहेगा, और जो एंगल है दैट इज गिवन 45 डिग्री गिवन। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपकी बॉल है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, तो यहाँ से और डायरेक्ट वो स्ट्राइक कर रही है, इंक्लाइंड है। और फिजिक्स के अंदर कोई भी वेक्टर होता है उसको इंक्लाइंड हम नहीं छोड़ते हैं, उसको रिजोल्व करेंगे किसमें, कंपोनेंट्स में। और आई थिंक कंपोनेंट्स में आपने 11th में रिजोल्व कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ, दोबारा से आपको बताता हूँ कैसे रिजोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड दो केसेस लेंगे।
और आपको इतना भी पता है कि जब हम रिजोल्व करते हैं तो जहां पर आपका एंगल बन रहा होता है सरफेस के साथ उसको cos थीटा के टर्म में लेते हैं, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर जो होता है ये वाला, इसको आप sin थीटा के टर्म में रिजोल्व करते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि आपका कोई वेक्टर ए है और ये किधर है, आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और मैंने फिर इस ए वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है, तो जो कंपोनेंट्स रहेंगे तो जहां पर आपका एंगल बन रहा है दैट इज a cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो a sin थीटा होगा। अब अगर मैं सपोज करूं कि जो आपका वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, इसकी डायरेक्शन मैंने इनवर्ट कर दी है, इनवर्ट अंदर की तरफ कर दी है। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, माइंड में क्लियर करना है, अगर आपका जो वेक्टर रिजोल्व होने वाला है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजोल्व होने वाला, उसकी डायरेक्शन जिस साइड में होगी, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो, जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनकी डायरेक्शन भी उसी साइड होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो ए वेक्टर था जिसको हमने रिजोल्व किया है, तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी, तो हमने दोनों की आउटवर्ड रख दी, ए cos थीटा और ए sin थीटा। अब अगर ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, तो a cos थीटा और a sin थीटा की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। ऐसे क्लियर है, दोनों की डायरेक्शन आपकी इनवर्ड रहेगी। और इसके बाद आगे देखिए आप, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो अब मैं आपका जो मोमेंटम के अंदर जो दीवार गोल और गोल दिखाई दे, दोनों दिखाई दे, इनको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करता हूं। जो आपका मोमेंटम है उसके कंपोनेंट को p इनिशियल और p फाइनल को रिजोल्व करते हैं। आपको बताना है कैसे करते हैं। देखिए अब आप देखो, मैं अगर बात pi की करता हूं, इनिशियल मोमेंटम की बात करता हूं, तो आप देखिए जो आपके मोमेंटम की डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड है। देखो इनवर्ड है, तो जिन कंपोनेंट्स में हम इसको रिजोल्व करने वाले हैं दैट इज द p, इसका जो एंगल बनेगा 45 डिग्री, तो जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा pi cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा, और इसका जो परपेंडिकुलर है ये वाला जो ये मैंने दिखाया था pi sin थीटा, pi cos थीटा pi sin थीटा में जो आपका इनिशियल मोमेंटम है उन्होंने रिजोल्व कर दिया है। देखो बात मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, इस न्यूमेरिकल को अगर सोल्व करना है, इस टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना है, तो जो ये वेक्टर आपका कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है मेन वेक्टर को, वो आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। 11th में आप पढ़ भी चुके हैं। आउटवर्ड थी तो इनकी मैंने आउटवर्ड रखी, इसकी इनवर्ड था तो मैंने दो कंपोनेंट्स थे उनकी डायरेक्शन भी इनवर्ड ही रखी, आउटवर्ड नहीं की मैंने। अब आप देखिए क्लियर हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब आ जाओ फाइनल मोमेंटम पर। देखिए फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, ये इनिशियल था, ये फाइनल है, और फाइनल की मोमेंटम की डायरेक्शन आप देखोगे इस साइड है, आउटवर्ड बाहर की साइड। तो जो कंपोनेंट्स आएंगे उनकी डायरेक्शन कहां रहेगी, उनकी आउटवर्ड रहेगी। तो जो एंगल बनता है ये वाला, तो यहां पर मैंने लिख दिया pf cos थीटा, आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन है। और इसी तरह जो परपेंडिकुलर रहेगा ये दैट इज pf sin थीटा, pf cos थीटा और pf sin थीटा में मैंने इसको रिजोल्व कर दिया है। एक सेकंड में ग्रीन मार्क दे देता हूं। अब देखिए आप दोनों में रिजोल्व हो चुका है ना, pf और pi को आपको इनिशियल और फाइनल को दोनों को रिजोल्व कर दिया है। अब देखो आप ये आपका आउटवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट ये और ये, ओके ये आपके आउटवर्ड तीनों, एक ये पी फाइनल मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्लियर। अब इनिशियल पे जाओ, ये इनवर्ड को शो कर रहा है, देखो ये लो और इसकी डायरेक्शन देखो ये वाली, इसको ठीक है। डायरेक्शन का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। चेंज इन मोमेंटम को आपको पता है क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, थोड़ा साइन कन्वेंशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपको पता भी है। जैसे सपोज करो मैं याद करता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वर्टिकली वाई एक्सिस है, ठीक है। आप सबको पता है क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है नहीं आप सबका।
ऐसे ही साइन अब कन्वेंशन को हम यूज करेंगे और देखो कैसे यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिया है आपका, देखो यहां पर चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। और यहां पर एक बात बताइए मुझे, ये डायरेक्शन जो आपकी पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम साइन थीटा का जो कंपोनेंट किधर है, नीचे की साइड, पी एफ साइन थीटा यानी फाइनल मोमेंटम डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड है ना। अगर दोनों वाई एक्सिस के अलावा अलोंग दोनों अगर डाउनवर्ड है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, दोनों का साइन नेगेटिव आएगा। देख लीजिए आप, जो आपका पी आई साइन थीटा एंड पी एफ साइन थीटा यही तो है अलोंग वाई एक्सिस, इसके अलावा तो कोई है ही वाई एक्सिस का कुछ भी। तो ये दोनों कंपोनेंट है, दोनों की डायरेक्शन नीचे की साइड डाउनवर्ड है, तो ये हम लिखेंगे नेगेटिव। और नेगेटिव लेके देखो पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इधर आ जाओ, फाइनल कौन सा था, पी एफ साइन थीटा, नीचे की साइड डाउनवर्ड है, नेगेटिव लेंगे माइनस। सिमिलरली आपका पी आई साइन थीटा ये भी डाउनवर्ड है, तो माइनस पी आई साइन थीटा, यहां माइनस है साइन यहां पे। ओके, अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आपका बन चुका है प्लस, और ये माइनस साइन एच भी हम कैरी करके ले जा रहे हैं। तो पी एफ साइन थीटा प्लस पी वन साइन थीटा, आपको इतना भी ऑलरेडी पहले पता है कि पी एफ एंड पी आई, पी एफ इज इक्वल टू पी, मोमेंटम तो सेम है 5 और 5 तो है, ये देखो मोमेंटम तो सेम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि जब पी एफ और पी आई की जगह 5 5 लिखेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल, द नेट मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। कहने का मतलब ये है कि जो वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइप का कोई मोमेंटम होगा ही नहीं। क्लियर हो चुका है यहां से, बिल्कुल एकदम इजी सा था। चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट किया पहले हमने। अब आ जाओ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पे जाते हैं, मैं इधर मैंने फाइंड आउट कर रखा है। अब आप देखिए y एक्सिस कंप्लीट हो चुका है, 0 मोमेंटम आ चुका है, अब x एक्सिस के अलोंग यानी इस एक्सिस के अलोंग आएगा सेम चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम कौन सा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिर साइन कन्वेंशंस के बारे में दोबारा से देखेंगे क्या रहेगा। अब आप देखिए पी एफ और पी आई अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस आपका ये है, ये वाला है x एक्सिस, ये ओके। अब देखो ये वाला पार्ट ले रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला, इधर साइड वाला ले लो। इधर की साइड मैंने पहले दिखा रखा है क्या, नेगेटिव, तो पी एफ क्या है इधर, पी एफ कोस थीटा, द साइन विल बी नेगेटिव माइनस पी एफ कोस थीटा, ठीक है। अब दूसरा इनिशियल देखो पी आई कोस थीटा, पी आई कोस थीटा की डायरेक्शन देखो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस का साइन हमने एज इट इज जगह पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो पी एफ कोस थीटा पी वन कोस थीटा, तो जैसे माइनस साइन एज इट इज हमने रखा हुआ है, यहां पर माइनस साइन हमने एज इट इज रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, आ जाओ पी एफ एंड पी आई, पी एफ एंड पी आई बोथ आर इक्वल, इक्वल है, चाहे आप पी एफ बोल दो या इसको पी आई बोल दो, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि 5 आपको वैल्यू दे रखी है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या किया 2 पी एफ कोस थीटा लिख दिया, क्या 2 पी एफ कोस थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं किया हमने, 2 एज इट इज आ गया। अब पी एफ कोस थीटा की अगर बात करता हूं तो पी एफ की वैल्यू है हमारे पास क्या, ये रहा 5 कोस थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, कुछ भी नहीं किया, 2 5 एज इट इज हो गए। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2, तो 2 × 5 × 1/√2, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -5√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका फाइनल चेंज इन मोमेंटम आ चुका है अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? वाई एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम 0 था, कोई मोमेंटम नहीं था, वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं था, बट जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज इन मोमेंटम आया है दैट इज -5√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। न्यूमेरिकल क्लियर है? इसी तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आपको भी घर पर ट्राई करना है इसको, ठीक है ना। दूसरा मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल के दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं कि बोल रहा हूं मैं क्या बोलता है, क्या गिवन था न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल में गिवन क्या था, कोई बॉल है, उसका मोमेंटम 5 था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किसी बॉल से स्ट्राइक कर रही थी और स्ट्राइक करने के बाद जो 45 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक की थी रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी,
और सेम मोमेंटम के साथ में रिफ्लेक्ट बैक किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया, जहां स्ट्राइक किया इसको इनिशियल और इसको फाइनल मोमेंटम देके हमने x और y एक्सिस के अलावा चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। x और y एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, y के अलोंग 0 आया, x के अलोंग ये वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? और द बेटा प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चेंज इन मोमेंटम था, न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं लास्ट लेक्चर को ताकि आप अपडेट हो जाए। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या डिस्कस किया था, देखिए कुछ भी नहीं था। आपने देखा था जो लास्ट लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या निकाला था, कोई बॉल थी, कोई दीवार थी जैसे कि ये, और इस बॉल के ऊपर क्या हुआ था कि आपका एक बॉल ने स्ट्राइक किया था ऐसे, और ये बॉल स्ट्राइक कर वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी ऐसे, और जो एंगल था वो आपका गिवन था 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री गिवन था, ये भी आपका 45 डिग्री गिवन था, और जो इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम है वो भी आपका गिवन था, दैट इज p i 5 एंड p f आल्सो 5। हमने क्या किया था लास्ट न्यूमेरिकल में, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग क्या निकाला था, चेंज इन मोमेंटम निकाला था, डेल्टा t। इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। कुछ भी नहीं है, जो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बड़ा इजी है, इंटरेस्टिंग के साथ में। देखो जो गिवन क्वांटिटीज है क्या क्या नाम बताता है। गिवन देखो आपको यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहा है बोर्ड पर, और जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है देखते हैं। जो आपका ग्राफ है वो बता रहा है फोर्स और टाइम ग्राफ है, फोर्स एंड टाइम ग्राफ है। जो आपका ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, दैट इज y एक्सिस एंड ये आपका x एक्सिस है। तो जो आपका x एक्सिस है उसके अलोंग आपका क्या है, टाइम गिवन है, और जो आपका y एक्सिस है उसके अलावा उसके अलोंग फोर्स गिवन है, और जो फोर्स आपका 20 न्यूटन है। और जो अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये डिफरेंट इंटरवल्स के सेगमेंट में गिवन है, 0 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 12। अब न्यूमेरिकल बोलता है कि आपको इसके अंदर क्या निकालना है, dp डेल्टा p निकालना है, जस्ट चेंज इन मोमेंटम लिख देता हूं। यहां पर आपको क्या निकालना है, डेल्टा p, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, दिस वन। ये आपका जो है ये आपके न्यूटन के सेकंड लॉ को सिग्निफाई कर रहा है। डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा t चेंज इन टाइम, और ये आपका F आपको पता ही है क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। तो कुछ भी नहीं करना हमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको समझना है। यहाँ पर देखिए आप, मैंने पॉइंट्स को बोला नहीं कुछ भी, मैं पॉइंट दे देता हूँ इसको, A B यहाँ पर एंड C और D, ठीक है। अगर मैं बात शेप की करता हूँ तो इस शेप से आपको बिल्कुल शो हो रहा है क्या है, जस्ट ए ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कुछ भी नहीं करेंगे हम। देखो हमें निकालना है फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिवन है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो जितनी भी वैल्यूज हमें लेनी है वो इस शेप से लेनी है। कहने का मतलब क्या है, स्क्रॉल करो, देखो मैंने यहां पर लिखा है ये वाला आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसकी लेंथ l गिवन है, और जो इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज द b, जो इसके l और b दोनों गिवन है। अगर आपका एरिया फाइंड आउट करना है, अगर आपको तो जस्ट क्या कर दोगे, l into b कर दोगे, इसको l into b, ये इसका एरिया आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को। सिमिलरली हमें क्या करना है कि चेंज इन मोमेंटम आपको पता है डेल्टा p बाय डेल्टा t होता है, निकालना क्या है डेल्टा p। तो डेल्टा p को मैंने एच रखा, f into डेल्टा t आपको यहां पर आ चुका है। f into, तो मैंने यहां लिख दिया कि चेंज इन मोमेंटम विल बी जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एज वेल एज चेंज इन टाइम कंपोनेंट। जो
फोर्स का कंपोनेंट है और चेंज इन टाइम का जो कंपोनेंट है उसके आपस में प्रोडक्ट जो आपका आने वाला है वो आपको क्या वैल्यू देगा, चेंज इन मोमेंटम की। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जस्ट ये है कि आपको यहाँ पर F और डेल्टा T का प्रोडक्ट निकालना है। F और डेल्टा T का प्रोडक्ट तो साफ दिखाई दे रहा है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए F आपका इधर है, डेल्टा T इधर है। F और T का प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है कि जो ये आपका 20 न्यूटन है, ये आपकी 20 न्यूटन है, दिस इज आल्सो द हाइट, ये ट्रेपेजियम का हाइट भी है, हाइट कंपोनेंट भी है। तो क्या करेंगे हम, F और T को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और F और T देखिए आप, ये आपका F है जो y एक्सिस के अलोंग है, आपका जो y एक्सिस के अलोंग है वो आपका F फोर्स है, और जो x एक्सिस के अलोंग है आपका क्या है, टाइम है। इन दोनों का प्रोडक्ट एक पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको ये लिख दिया है कि जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी जो वैल्यू आएगी कुछ भी ना होके इन दोनों का प्रोडक्ट F का और T का, दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू एरिया। क्या लिखते हैं हमने, एरिया। अब एरिया के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल सी बात पता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालोगे, पता है होगा ट्रेपेजियम के एरिया का। मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं होगा, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड में जाओ, A टू B एंड C टू D, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो सम बोलता है। तो इसका तो सम कहां से कहां तक का होगा, यहां से देखो 0 से और 12 तक, और यहां पर देखो C टू D जो सेगमेंट है ये कितने इंटरवल शो कर रहा है, 4 टू 8, कितना हुआ 4 हुआ। तो दैट गिव्स, मैं लिखता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स 0 टू 12, तो 12 प्लस C टू D 4 इनटू हाइट h कितना है 20, आपको साफ दिखाई दे रहा है, इनटू 20। सोल्व कर दो, यहां से 10 आ गया तो आपका ये क्या आएगा, मैं यही लिख रहा हूं 12 प्लस 4 16 इनटू 10, दैट गिव्स 160। 160 आपका क्या आया है, चेंज इन मोमेंटम आया है। 160 क्या आया है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, ये आपका डेल्टा P आया है, चेंज इन मोमेंटम 160 है। यूनिट क्या करोगे, डेल्टा T की, यहां देख लो डेल्टा P क्या है, यहां पर मैं बात करता हूं तो F इनटू T, F यूनिट न्यूटन, T की सेकंड, तो कुछ भी मत करो, यहां पर आप इसकी यूनिट को लिखोगे तो 160 न्यूटन और सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं डेल्टा P is equal to 160 न्यूटन सेकंड। क्लियर, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं था। आपको एक ग्राफ गिवन था, जो ग्राफ के अंदर फोर्स और टाइम की वैल्यूज गिवन थी। फोर्स आपको y एक्सिस के अलोंग था और आपका टाइम x एक्सिस के अलोंग था। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट इस एरिया को फाइंड आउट कर लिया जो आपका ट्रेपेजियम को शो करता है। और जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो क्या होगा, जस्ट हाफ इनटू a प्लस b, मतलब बोथ साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का क्या जस्ट ऐड करना है पैरेलल साइड्स को। यहां 0 टू 12 मैंने ले लिया, 12 कर दिया, यहां पे 4 सेगमेंट है प्लस 4 कर दिया इनटू हाइट का 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट गिव्स द एरिया, एंड एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम जो आपका आया है 160 मीटर सेकंड आया। क्लियर है मेरे, इस टाइप के और जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सोल्व करनी है। अगर मान लो सिमिलरली यहां पर आपको और बताता हूं इसी के अंदर, अगर मान लो यहां पर ही यहां तो आपको फोर्स एंड टाइम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर जस्ट फोर्स और टाइम ही गिवन हो बट शेप चेंज कर दी जाए, शेप बोले तो अभी यहां पे ट्रेपेजियम है, इसकी जगह पर मान लो कि ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, इसी को आप कर दो, नहीं समझे मेरी बात को, इसको यहां डाल दो ऐसे, ये लो जैसे आप इसको रखोगे तो आपको इसका पता है कि आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। सेम y और x की वैल्यू आपके पास गिवन है, टाइम और किसके टर्म में, फोर्स के टर्म में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे L और B के, तो यहां पर आपका किसका एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। वो क्या देगा आपको वैल्यू, वो भी आपको वैल्यू देगा जस्ट चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देगा।
इसी तरह से इसे व्यास का जितने न्यूमेरिकल्स है आपको सोल्व करने हैं। कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।